लेकिन माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर में डी ब्लॉक की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में बात की थी, उसके इंट्रोडक्शन की बात की थी, उन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं ये बात की थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण जो श्रेणी होती है उसको बोलते हैं आपकी जो 3D सीरीज की मैं बात करूं, 3D सीरीज जो होती है 3D श्रेणी की बात कर रहा हूं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के सामान्य गुणधर्म के सामान्य गुण। प्रथम जो संक्रमण श्रेणी आपने 3D ब्लॉक में जो पढ़ी है, सॉरी डी ब्लॉक में जो पढ़ी है, 3D श्रेणी पढ़ी है, उसके बाद 4D श्रेणी है, 5D श्रेणी है, 6D श्रेणी, 4 श्रेणी को बारे में बात की है। 3D श्रेणी को हम कौन सी बोलते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। 4D श्रेणी को बात करें द्वितीय संक्रमण श्रेणी, अगर बात करें 5D श्रेणी को तृतीय संक्रमण, और 6D जो श्रेणी है उसको चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ओनली आपके जो सिलेबस में मेंशन है कौन सी भाई? प्रथम संक्रमण श्रेणी के गुणधर्म की बात कर रहा है। सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है भाई आपकी परमाणुीय त्रिज्या। देखिए परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है, आपने 11th में भी एक अगर ये टॉपिक पढ़ा होगा कि अगर बात है त्रिज्या क्या होती है, दूसरी चीज किसकी? परमाणु की। भाई कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, नाभिक और बाह्यतम कोश में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं भाई? परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। अब बात आती है 3D ब्लॉक में, या अगर 3D ब्लॉक में तो बाद में जाते, पहले अगर बात करें आवर्त श्रेणी में, बाएं से दाएं जाने पर या ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त श्रेणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है घटती है, ये आप 11th में अच्छे से पढ़ा है। और बढ़ती किस कारण है वो हम बताएंगे, दोबारा से रिपीट करते हैं, मुझे पता है 11th का आपको याद नहीं है। भाई 2 कारण होते हैं इस त्रिज्या के बढ़ने के कारण। एक तो अब बात की जाए परिरक्षण प्रभाव, जो पढ़ा होगा आपने अगर परिरक्षण प्रभाव को जो कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट या इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा इसके लिए अगर बात है, दूसरा आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको बात करें जेड इफेक्टिव भी कहते हैं। आपने पढ़ा है कि परमाणुवीय त्रिज्या के अगर बढ़ने या घटने किसी आवर्त श्रेणी में तो 2 चीजें, 2 कारक उसको प्रभावित करते हैं। पहला तो है परिरक्षण प्रभाव, दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। होते क्या है अगर बात की जाए, नाभिक पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव प्रोटोनों के कारण, दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है? नेगेटिव। प्लस और माइनस अलग अलग दोनों चार्जेस के बीच में क्या पाया जाता है? आकर्षण। और सेम जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है भाई? रिपल्सन होता है। या पढ़ चुके हो पहले भी। अब जो ये आकर्षण होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण है, इस आकर्षण के कारण, इस आकर्षण को क्या नाम दिया गया भाई? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण है उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। तथा इलेक्ट्रॉन, अब भाई और सेल में भी अदर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, या उसी सेल में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं, क्योंकि उन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव। इन दोनों के बीच में क्या मिलेगा भाई? रिपल्सन। इसी सेल में घूम रहे हो या तो कोई दूसरी सेल में घूम रहे हो, इन्हीं सेल में या अलग सेल में जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज के बीच में जो रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, उसी को क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव बोलते हैं। दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है। अब परमाणुवीय त्रिज्या पर बात करूं, परमाणुवीय त्रिज्या का इन दोनों चीजों पर इफेक्ट क्या देखना। परमाणुवीय त्रिज्या जो होती है इसके रेस्पेक्ट में अगर बात करूं, कौन सी चीज बढ़ने पर क्या, परमाणुवीय त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान से सुनना भाई। अगर बात है कि परिरक्षण प्रभाव की वजह से, सबसे पहले मैं प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात करूं। अगर इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक के प्रति क्या है? आकर्षण बढ़ रहा है। आकर्षण बढ़ेगा तो ये दूरी कम होगी, इसी दूरी को हम क्या बोल रहे हैं? परमाणु त्रिज्या। मतलब नाभिकीय आवेश जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ स्थापित होता है तो ये दूरी घटती है, जिसको क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। मतलब अगर बात की जाए प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्या घटती है, मतलब ये चीज इसके क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात की जाए प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसे क्या कह सकता हूं? जेड इफेक्टिव, इनवर्सली चलता है। जेड इफेक्टिव बढ़ा तो परमाणु त्रिज्या घटी। अब दूसरी चीज आती है जो परिरक्षण प्रभाव है, वो प्रभावी नाभिकों को कैंसिल आउट करता है, उसको खत्म करता है, प्रभावित करता है। कैसे करता है? अगर किसी भी चीज में परिरक्षण प्रभाव बढ़ रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक के प्रति जो आकर्षण उसको घटा रहा होता है। मतलब अब जब ये रिपल्सन बढ़ता है तो कोई भी सेल अपने आप को दूर ले जाएगी। दूर ले जाने से होता क्या है कि सेल बढ़ जाती है। भाई एक अगर बात कीजिए, सिंपल सोचना भाई, अगर एक तो सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इतनी छोटी सेल में
भाई इनके बीच में थोड़ा बहुत कोई रिपल्सन होगा, लेकिन यही सेल अगर मैं इतनी बड़ी की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन के बीच की आपस में क्या बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है, मतलब प्रोजेक्शन प्रभाव कम हो जाएगा, जो रिपल्सन लग रहा था वो कम हो जाता है। तो प्रोजेक्शन प्रभाव अगर किसी में बढ़ रहा होता है तो उसके कारण क्या प्रभावित होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और नाभिकीय परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा होता है किससे, नाभिक से, नाभिक से दूर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो दूरी है इसको क्या बोल रहे हैं, परमाणु त्रिज्या, वो बढ़ेगी। मतलब अगर प्रेरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, मतलब परमाणु त्रिज्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है भाई, आपकी सॉरी प्रेरक्षण प्रभाव। ध्यान से सुनना भाई, ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट, ये जो आपका रिलेशन है परमाणु त्रिज्या का, एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ और एक परिरक्षण प्रभाव के साथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक के अगर बढ़ने से परमाणु त्रिज्या घटती तथा एक के बढ़ने से परमाणु त्रिज्या बढ़ती, दोनों आपस में उल्टे, क्योंकि ये बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाता है, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। और ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन होता है तो नाभिक की तरफ कौन स्थापित होता है भाई, विस्थापित होता है इलेक्ट्रॉन, पास आएगा तो नाभिक की दूरी ये वाली, अगर नाभिक के साथ ही परमाणु त्रिज्या घटेगी, दूर जाएगा तो दूरी बढ़ेगी। तो यही चीज हम किसमें पढ़ रहे हैं, इस वाले फैक्टर में। अगर बात करें आवर्त सारणी में आपने ये चीजें पढ़ी कि अगर बाएं से दाएं चलते हैं तो अगर बात है आपको पता परमाणु आकार घटता है, भाई जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होता है तो परमाणु आकार घटता है, और परमाणु आकार घटेगा, तो परमाणु आकार घटेगा तो आपको सिंपल सी बात है कि परमाणु त्रिज्या भी घटेगी, क्योंकि परमाणु आकार, भाई परमाणु आकार ये है तो परमाणु त्रिज्या उसकी ये, भाई आकार घटेगा तो परमाणु त्रिज्या भी घटेगी। तो आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो भाई अगर बात है परमाणु त्रिज्या घटती है, और अप टू डाउन जाते हैं तो कोस बढ़ रहे होते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो 3D श्रेणी की बात हो रही, 3D श्रेणी में अगर बात है परमाणु त्रिज्या पर क्या इफेक्ट है, 3D श्रेणी में भाई बाएं से दाएं जाने पर घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होता है, घटती है लेकिन कुछ टाइम तक घटती है। उसके लिए भी वही दो चीजें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, एक तो आपका जेड इफेक्टिव और दूसरा आपका परिरक्षण प्रभाव। अब 3D सीरीज होती कौन सी है आपको अच्छे से याद, इसकी तो एक एक इनके सारे एलिमेंट याद होने चाहिए, कितने नंबर पे आते हैं तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तीनों चीजें याद होनी चाहिए। तो इस स्टेडियम में बात करें टाइटेनियम, ये कौन सी है आपकी भाई 3D श्रेणी है, 21 नंबर से स्टार्ट होती है, कहां तक खत्म होती है 30 पर। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से आना चाहिए, भाईतम कोष का इसका 3D1 4s2 से स्टार्ट होकर इसका किस पे आ रहा होता है, एंड वाले का 3D10 4s2 पर जा रहा होता है, ये भी आपको क्लियर होगा। मेन मैंने दो याद करने को बोला था, इनका होना चाहिए भाई, इसका 3D1 है, 3D2 3D3, इसका होना क्या चाहिए था 3D4 4s2 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली कोई भी अगर बात है, कोई भी ऑर्बिटल, कोई भी कक्षक अपने आप को अर्धपूरित या पूर्ण पूर्णित करना चाहता है जिससे स्टेबल हो जाए, स्थायी हो जाए, तो ये कहां शिफ्ट हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन, इधर शिफ्ट होता है। सेम सिचुएशन कॉपर वाले में होना चाहिए था 3D9 4s2, और इसको कंप्लीट भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल अपने आप को कंप्लीट करना चाहता है किसी भी तरीके से। ये किसका भाई, कॉपर का, जो 3D10 जिनका भी है 3D10 इसका भी। तो ये दोनों एक्सेप्शन केस है जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो अलग ही चल रहे होते, तो ये दोनों याद करने बहुत जरूरी है, किससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ये चीजें। इसका अगर क्रोमियम एक बार पूछा गया है 24 नंबर पे जो आता है, इस बार जो चांसेस है वो कॉपर के हैं। क्लियर। अब इनमें इफेक्ट क्या है भाई, जेड इफेक्टिव की मैं बात करूं, देखना भाई यही पढ़ लेते हैं इसको। अगर बात की जाए, अगर किसी नाभिक में बात करूं मैं भाई, इसमें जो सभी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो किसमें भाई 3D में भाई, यहां पे लास्ट में 3D1 से लेकर कहां तक भरे हुए 10 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ रहे होते हैं। तो मान लिया आपने 3D श्रेणी ये भाई, अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो अब हमें पता है कि जेड इफेक्टिव ही लग रहा है भाई, दोनों फैक्टर में से ज्यादा कौन सी वैल्यू होगी, क्योंकि एक अकेला है, कोई इलेक्ट्रॉन दूसरी के पास है ही नहीं सेल में, दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कम रिपल्सन फील करेगा, कम प्रतिकर्षण फील करेगा, तो इसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा लग रही होगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश। जब प्रभावी नाभिक अकेले इलेक्ट्रॉन का पता नाभिक की तरफ जाएगा, कोई रिपल्सन करने वाला प्रतिकर्षण करने वाला दूसरी उस सेल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्लियर है, नहीं है तो कम प्रतिकर्षण होगा, तो मतलब जेड इफेक्टिव डोमिनेंट हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, ज्यादा लगेगा। ये जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, बढ़ता है, तो हमें पता परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो धीरे धीरे इसमें अगर बात है 3D2 दो इलेक्ट्रॉन का भी रिपल्सन कम लग रहा होगा भाई। धीरे धीरे अगर बात करूं ये त्रिज्या कहां तक घट रही होगी, धीरे धीरे जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा होगा, परिरक्षण प्रभाव की वैल्यू इतनी नहीं लगती है, धीरे धीरे घट रहा होता है। ये कब तक चलता है, आयरन तक चलता है, धीरे धीरे घट रहा होता है। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नाभिक के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या घटती है। लेकिन बात करें आयरन तक आके रुक जाती है।
आयरन के आने के बाद मतलब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6, मतलब एक ही सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं भाई 6। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये आपस में भाई रिपल्सन फील करना शुरू कर देते हैं, प्रतिकर्षण फील करते हैं और प्रभावी नाभिकीय जो आवेश उसको रोक देते हैं। इस स्थिति में अगर बात करें प्रभावी नाभिकीय आवेश जो बराबर हो जाता है किसके, परिरक्षण प्रभाव के। अब इनकी जो परमाणु त्रिज्या भी आयरन की, कोबाल्ट की और निकल की लगभग तीनों बराबर हो जाती है, क्योंकि उस स्थिति में प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर हो जाता है किसके, परिरक्षण प्रभाव के। फिर धीरे धीरे और बढ़ता है बिल्कुल भाई D9, इसका अगर भाई D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है दोनों में, D9 मतलब D9 लगा लो D10, अब D10 मतलब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, D8 D9 वाली कॉन्फ़िगरेशन। अब जब इतने इलेक्ट्रॉन आ गए तो अब प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा ही नहीं, आपस में रिपल्सन बहुत ज्यादा है, दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या, दूर जाएंगे मतलब ये सेल अब यहां आती, अब दूर जाएंगे तो ये इसे क्या कह रहे थे, परमाणु त्रिज्या, तो दूर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। अब जो क्रम है आपका वो उल्टा शुरू हो जाता है भाई। अगर 3D श्रेणी में बात करें, स्केडियम से लेकर आयरन तक परमाणु त्रिज्या घटती है, ये चीज ही ऑर्डर ही याद रखना है। इस स्थिति में जो जेड इफेक्टिव होता है मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है किससे, परिरक्षण प्रभाव से, ये भी चीज याद रखनी है। जब थोड़ा लग रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन कम होता है, एक दो इलेक्ट्रॉन 1 से 6 तक अगर बात है या 5 तक अगर बात करें धीरे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम, लेकिन जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो उनके बीच में एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस स्थिति में हमें पता परिरक्षण प्रभाव ग्रेटर देन हो जाता है, कहां पे, इस स्थिति में। लेकिन अगर बात करें इस स्थिति में मतलब आयरन से लेकर निकल तक क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव बराबर किसके हो जाता है भाई, परिरक्षण प्रभाव। क्लियर। लेकिन लास्ट में अगर बात करें इसमें तो परमाणु त्रिज्या घट रही थी पहले, और इसमें परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। और इस स्थिति में क्या हो जाता भाई, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है किससे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो ये स्थिति इंपॉर्टेंट है परमाणु त्रिज्या का। एक केस क्रम जैसे नीट और आईआईटी में ऐसे सवाल क्रम के रिलेटेड पूछे भी जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसकी होती है, स्केडियम की, और सबसे कम भी पूछ ली जाती है वो होती है निकल की होती है। क्लियर है। या इसके बारे में क्रम के बारे में, या भाई तीनों की त्रिज्या बराबर होती है नहीं होती, कोई भी 3 वैल्यू लगभग बराबर वाली वैल्यू मैच करके हम क्रम को सेट कर लेते हैं। इस क्रम से 1 से 2 सवाल बन जाते हैं और अच्छे सवाल बनते हैं, और ये पूछे भी जा चुके हैं पहले एक बार नेट के पेपर में। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए 3D सीरीज की जो पहली प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी है, परमाणु त्रिज्या। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले भाई, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी आयनन एंथैल्पी, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। बात की जाए दूसरी प्रॉपर्टी है 3D सीरीज के लिए आयनन एंथैल्पी। तो क्या होती आयनन एंथैल्पी, अगर कोई भी परमाणु या अणु गैसीय अवस्था में उसके अगर बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, तो कोई भी एक गैसीय अणु है उसके, ये आपका भाई न्यूक्लियस है, उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं भाई, आयनन एंथैल्पी। और आपको पता है किसके लिए आयनन एंथैल्पी ज्यादा देनी पड़ती है और किसके लिए कम देनी पड़ती है। भाई अगर बात है जिसके लिए जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा मतलब वो नाभिक के पास होगा। भाई अगर आवर्त सारणी में बात करो लेफ्ट से राइट जाने पर अगर बात है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या बढ़ेगी, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन साइज घटती है। आप साइज के फैक्टर से लीजिए, परमाणु आकार घटेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नाभिक के पास। उनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयनन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं। लेकिन बात हो रही 3D सीरीज, 3D सीरीज में भी हमेशा बाएं से दाएं जाया जाता है। क्लियर। लेफ्ट टू जब राइट जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय अगर बात आकार घटता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा अधिक देनी पड़ती है, तो बाएं से दाएं जाते तो आयनन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। क्लियर है ये चीज, दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। लेकिन इनमें जो क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट है देखना, वो बनता कहां से, एक तो आपने अर्धपूरित, दूसरा पूर्णपूरित। दो जो अगर बात है कक्षक की बात करूं D5 या D10, अगर बात हमें पता 3D सीरीज में D1 से लेकर कहां तक कॉन्फ़िगरेशन पे विन्यास, कहां तक D10 तक, लेकिन जिसमें D5 और D10 इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इनके बजाय बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि D5 और D10 एक स्थायी विन्यास होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आयनन एंथैल्पी के मान इनके क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन अगर वो ऐसे दे दें, भाई हमें पता है भाई D5 और D6 अकॉर्डिंग टू अगर बात है आपने जो रूल पढ़े हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट जब बढ़ते हैं तो आपको पता है आयनन एंथैल्पी के मान बढ़ते हैं। नॉर्मली केस क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन होता है क्या है एक्चुअल में, केस ये वाला होता है।
क्यों होता है कि D5 का जो अर्धपूरित विन्यास में आ जाता है अगर इनसे, अगर क्योंकि स्थायी विन्यास, देखिए आपका डी ऑर्बिटल भाई ये होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आसानी से, दो भी आसानी से, तीन भी, चार भी और पांच भी, लेकिन जब सॉरी पांचवा इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो सारे के सारे अर्धपूरित हो गए, फुल्ली फिलिड और एक सिमेट्रिक सममित केस हो गया। इससे ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद फिर सीक्वेंस वही सेम रहता है, चलता रहता है, लेकिन D10 में आने के बाद अब एक इलेक्ट्रॉन जो निकालना उसके लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब आयन एंथैल्पी के मान इसके भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो D5 और D10 अगर जो कॉन्फ़िगरेशन किसी में है तो उनसे एनर्जी निकालने के लिए हमें, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, आयन एंथैल्पी बोलते हैं। क्लियर है भाई। तीसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले हैं आपकी भाई 3D श्रेणी की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो आपकी धात्विक प्रकृति। तीसरी आपकी जो प्रॉपर्टी है धात्विक प्रॉपर्टी, इसके बारे में पहले भी एक बार डिस्कस हो चुका है आपके जो पहला लेक्चर फर्स्ट में। अगर बात की जाए कि भाई 3D जो एलिमेंट, 3D की या बात करें डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट तत्व या धातु क्यों होते हैं भाई, सभी तत्व धातु क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन चला था भाई। डी ब्लॉक के सभी जो भी, अगर बात है डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, और ये प्रवृत्ति किसको दर्शाती है, धातु को दर्शाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं वो विद्युत धारा का चालन करते हैं, और विद्युत धारा का जो भी चालन करते हो धातुएं होती है। तो इनमें जो धातुओं का जो चालन है वो किनके कारण होता है, इनके पास जो रिक्त या अपूर्ण बात की जाए, अपूर्ण या रिक्त, सॉरी अगर बात की जाए रिक्त n-1d कक्षकों के कारण, जो n- इसके भारितम कोष जो n-1d के जो कक्षक है उसमें रिक्त है, या उनमें अगर रिक्त कक्षक या उसके इलेक्ट्रॉनों के कारण, सॉरी n-d कक्षकों के में इलेक्ट्रॉनों के कारण जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दो संख्या में जो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो देने की प्रवृत्ति होती है, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये कौन सी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, धात्विक प्रकृति दर्शाते हैं। क्लियर है भाई। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आपकी चलेगी, इंपॉर्टेंट है, जिससे पहले भी सवाल एक बार पूछा जा चुका है और आपने पढ़ा भी हुआ है, कि जो चौथी प्रॉपर्टी ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया लेक्चर फर्स्ट में। अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये उसकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर है। देखिए अब 3D श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्था से क्या मतलब है, देखना भाई। देखिए ये आपकी 3D सीरीज है, हमें पता, अगर बात की जाए, देखना देखिए भाई, अगर बात करें ये D1 से स्टार्ट होता है 3D1 और 4s, अगर बात करें 4s2, यहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू हो रहा है। इनकी सारे के इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, लेने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो सारे इलेक्ट्रॉन कितने तक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इनमें अगर बात करें सबसे पहले s के इलेक्ट्रॉन हमेशा देते हैं। s के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और सब में s के 2 होते हैं भाई, इसमें भी वही 3D2 4s2, सब में s के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये सामान्य अवस्था में, +2 ऑक्सीकरण अवस्था तो हमेशा दर्शाते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे शो करते हैं, बजाय छोड़ के स्केडियम को। स्केडियम कभी भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है, क्योंकि इसमें जो 3D1 और 4s2 दोनों के जो एनर्जी लेवल है, दोनों की एनर्जी अगर बात करें ऊर्जा समान होती, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ डोनेट करता है। यही चीज इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्केडियम ओनली एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +3, मतलब सीधे के सीधे ओनली कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, बाकी +2 शो करते हैं, बाकी ये कौन सी कर रहा होता है, +3। उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने दे सकता है, जितने उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके केस में चीज ये भी हो रही होती है, बाह्यतम कोश में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित आपको पता है, एक ही अगर बात है कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित कहलाते हैं, एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन कैसा कहलाता है, अयुग्मित कहलाता है। इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें तो तीनों दे ही चुका है, एक ही ऑक्सीकरण अवस्था के लिए। इसमें अगर बात करें कितने भाई, 2 तो डी के, 2 एस के, दोनों के दोनों डी में क्या है, अयुग्मित। डी की अगर बात करूं, ये होते भी दोनों के दोनों अयुग्मित है। आपने हुड का नियम पढ़ा, पहले तो एक एक भरते हुए जाएंगे सिंगलली, फिर दोबारा भरने आते हैं युग्मित अवस्था में। आपको ये तो पता नहीं कि एक साथ एक ही ऑर्बिटल को दोनों नहीं भरते हुए चलते हैं। तो अगर बात है दो, तो अगर बात है किसके, डी के, 2 ही किसके हैं, एस के, वो तो 2 तो हमेशा शो करता है। इसके अलावा मतलब अधिकतम बाह्यतम कोश से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता है। बाह्यतम कोश में अधिकतम है कितने, 4, तो +3 भी शो कर सकता है, कितने कर सकता है, +4 भी ऑक्सीकरण अवस्था। इसमें बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, 3D3 4s2। क्लियर है भाई ये चीज है। 3D3 4s2 है तो मतलब 2 तो इलेक्ट्रॉन इसके दे सकता है, एस के तो हमेशा निकल दी, लेकिन डी में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3, मतलब अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 5।
दो तो क्या ही रहा है, +3 भी शो कर सकता है, प्लस शो और कितनी कर सकता है, +5। 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता क्योंकि भाइतम कोश से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है। बात करें क्रोमियम, अब क्रोमियम देखिए, क्रोमियम का अपने विन्यास होना क्या चाहिए, 3d4 4s2 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है, 4s1 और 3d किस में चला जाता है, 5 में चला जाता है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 5 तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है, डी में पांचों के पांचों अयुग्मित है। देखना भाई एक एक भरते हुए चलेंगे, 5 ही कक्षा होते हैं, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित है सारे, और एक किसमें, एस में एक होता है। तो अगर बात है ये एक एस का इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, ध्यान रखना मैं जो जिनको राउंड में डाल रहा हूँ, गोले में डाल रहा हूँ, वही चीज इंपॉर्टेंट इन चीजों की, इसका भी निकाल सकता है और पांचों इलेक्ट्रॉन ये भी निकल सकते हैं, मतलब +2 भी दे सकता है, +3 भी दे सकता है, +4 भी दे सकता है, +5 भी दे सकता है, +6 भी दे सकता है। 6 इलेक्ट्रॉन तक निकाल सकते हैं क्योंकि वाइटम कोष में है ही 6। उसके बाद करो मैं किसकी, अगर मैग्नीज की बात करूं तो इसका होता है 3d5 4s2 होता है, मैग्नीज की बात भाई यही होता है, इसमें 4s1 तो इसका क्या होता है 4s2। क्लियर है, एस के दो तो निकलते हैं। भाइतम कोष में अगर बात करें, डी में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पांचों के पांचों अयुग्मित है, एक साथ भरते हुए चलते हैं, सारे सारे कैसे हैं, अयुग्मित। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है भाई, 7, मतलब +2 तो दे रखा है, +3 भी दे सकता है, +4 भी, +5 भी, +6 भी और +7 भी, 7 इलेक्ट्रॉन तक त्याग सकता है। क्लियर है, तो ये इसकी ऑक्सीजन। उसके बाद अगर बात करूं मैं किसकी, आयरन की, आयरन में क्या होता है भाई 3d6 आ जाता है। अब ध्यान देने की बात है, जब 3d6 आ जाता है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देना 1 2 3 4 और 5 और छठा इलेक्ट्रॉन कहां पर है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच जाती है भाई, 4 बच जाती है। तो सिर्फ ये कभी भी युग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती, पेयरिंग एनर्जी जुड़ जाती है, इसकी युग्मन ऊर्जा लग जाती है साथ में। तो ये अकेले 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही त्याग सकता है, 4 तो ये और 2 एस के, अधिकतम कितने त्याग सकते हैं, 6 मतलब +2 तो देता ही, +3 भी दे सकता है, +4 भी, +5 भी, और कितने दे सकता है, +6 देता है। उसके बाद करो कोबाल्ट की, अगर मैं बात करूं कोबाल्ट में अगर बात है कौन सा होता है 3d7 कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन के कहां पर आ जाएगा, यहां पे। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई भाई, 3 होगी। 3 तो किसके, डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 किसके, एस के, मतलब कितने हो गए टोटल 5। मतलब ये अधिकतम कितनी अगर ऑक्सीजन अवस्था शो कर सकता है, +5 करता है। क्लियर है। उसके बाद निकल, निकल में अगर बात करें क्या होता है 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ओनली 2 हो जाती है, 2 हो जाएगी। 2 तो ये इसके, 2 किसके, एस के, 2 तो डी के अयुग्मित, साथ में एस के तो 4, तो अधिकतम ये कितनी शो कर सकता है, +4। और कॉपर के रेस्पेक्ट में बात करो, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d10 और 4s1, एक एस का इलेक्ट्रॉन वहां होता है, तो एस का ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। लेकिन अगर बात करूं इसका अगर जिंक की, तो ये होता है 3d10 और 4s2, एस के 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, डी के कभी नहीं निकलते हैं, क्योंकि जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित निकालने के लिए, अगर पूर्ण पूरित बिल्कुल एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, संकरण तत्व इसलिए भी नहीं कहलाता, ये डी के एक भी इलेक्ट्रॉन त्यागता ही नहीं है भाई। अगर ये पूर्ण पूरित होने के कारण ये संक्रमण तत्व इसलिए भी नहीं कहलाता क्योंकि इसके डी कक्षक को कोई यूज ही नहीं कर सकता। भाई किसी भी कंपाउंड किसी से बनाएगा तो कंपाउंड बनाने के लिए, उपसंयोजक यौगिक बनाने के लिए उसके पास रिक्त डी कक्षक होना चाहिए, कम से कम एक तो अनपेड हो, लेकिन इसके पास फुल्ली फिलिड होते हैं सारे ऑर्बिटल, तो इस चक्कर में क्या है, संक्रमण तत्व ही नहीं कहलाता है। अकेली कौन सी ऑक्सीजन अवस्था शो करता है, ओनली +2। अब मैंने देखना जो गोले में जो वैल्यू डाली है कि जिंक, अब इससे 4 क्वेश्चन बनते देखना। अब यही इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये ऑक्सीजन अवस्था की आपकी टेबल है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ओनली +3, 3D सीरीज में ओनली +3 ऑक्सीजन अवस्था कौन सा तत्व शो करता है, कितने नंबर पे आता है, तो कौन, तो भाई 21 नंबर पे कौन आता है, स्केडियम। ओनली स्केडियम कौन सी शो करता है, +3 शो करता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है +1 ऑक्सीजन अवस्था 3D श्रेणी में कौन कौन से तत्व करते हैं, तो +1 एक तो क्रोमियम और दूसरा कौन करता है भाई, कॉपर करता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। तीसरा ओनली +2 कौन शो करता है, तो ओनली +2 कौन शो करता है भाई, जिंक करता है। क्लियर है। तो ऐसे बहुत से सवाल अगर उनको बनाने के जो होते हैं तो ऐसे सवालों बनाना होता है। क्लियर है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है कि जो गोले में जो डाला ना, और तीसरी चीज, एक चीज और भी, चौथी चीज और पूछ सकता है भाई। चौथी चीज वो ये पूछेगा कि ऐसे कोई अगर बात है तत्व का नाम बताइए जिसकी अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था उसके ग्रुप संख्या से, अगर बात करें उसके समूह संख्या के बराबर। आपको पता वर्ग की या ग्रुप की बात करें कि जो आपके जो वर्ग और आवर्त आपने जो पढ़े, ये समूह संख्या या वर्ग संख्या की बात की है। एस ग्लोब में आपको पता है 2 वर्ग हो जाते हैं, तीसरा वर्ग कहां से स्टार्ट होता है, यहां से 3 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 18 वर्ग होते हैं, आपने देखा है, और 7 आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में आपने पढ़े। भाई ऐसा वर्ग संख्या और उसकी ऑक्सीजन अवस्था
ऑक्सीकरण अवस्था बराबर हो उनके दो चार कभी एग्जाम्पल पूछ सकता है भाई ऐसा कौन सा, भाई वर्ग संख्या कितनी 3 और उतनी क्या करता है उसको ऑक्सीकरण अवस्था। एक तो कौन सा हो गया स्केडियम, टाइटेनियम 4 नंबर पे आता है, 4 ही ऑक्सीजन अवस्था शो करता है, तो टाइटेनियम भी उतने हो गए उसकी वर्ग संख्या के बराबर उसकी ऑक्सीजन अवस्था हो। उसके बाद वैनेडियम 5 ही ऑक्सीजन अवस्था शो करता है और बात कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे। उसके बाद अगर बात करो क्रोमियम 6 ऑक्सीजन अवस्था शो करता है 6 नंबर पे आता है। बात करें मैग्नीज 7 ही ग्रुप में आता है 7 ही ऑक्सीजन अवस्था शो करता है। अब इसके बाद देखो ये 8 वर्ग लेकिन 8 ऑक्सीजन अवस्था शो नहीं करता है, तो ये 5 एग्जांपल जो आपके 6 एग्जांपल 5 या 6 एग्जांपल जो हो गए 5 एग्जांपल सॉरी, ये इनकी जो वर्ग संख्या इनकी ऑक्सीजन अवस्था के बराबर होती है, अधिकतम इतनी ही ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है ऑक्सीजन अवस्था से। क्लियर है भाई। अगली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ये आपने फोर्थ प्रॉपर्टी जो पढ़ी है अभी सॉरी 6 प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका उत्प्रेरकी गुण। देखिए उत्प्रेरकी गुण क्या कहते हैं, एंजाइम आपने पढ़ा होगा, एक उत्प्रेरक पढ़ा होगा। उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग को इफेक्ट करते हैं, या तो उसके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। जैसे कि बात करें आपने अमोनिया के निर्माण की हैबर विधि है। अमोनिया बनता कैसे है, उसके साथ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को साथ में लेते हैं तब बनता है अमोनिया। 2 मोल किसके बनते, लेकिन ये किसकी उपस्थिति में बनते, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनते हैं। जैसे कि ओस्टवाल्ड विधि पढ़ोगे आप, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि पढ़ोगे, उसकी अभिक्रिया जो हो रही होती है वो प्लेटिनम की उपस्थिति में हो रही होती है। तो ये जो उत्प्रेरक है ये भाई कौन से ये तत्व जो है कौन सी श्रेणी के हैं या कौन से ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरकी गुण भी रखते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया घटा देते हैं। उसके जो रिक्त डी कक्षक होते हैं उनके साथ इनके कुछ अणु चिपक के उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। क्लियर है। तो 3D श्रेणी के जो तत्व हैं वो कौन से गुण भी रखते हैं, उत्प्रेरकी गुण रखते हैं, जो किसी अभिक्रिया के मध्यवर्ती के रूप में भाग लेते हैं, तब अभिकारक को किसी में तोड़ देते हैं, फिर उत्पाद में तोड़ देते हैं, अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं भाई प्रभावित करते हैं। क्लियर है भाई। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो अगला आपका गुण है वो है चुंबकीय गुण। 7वें नंबर पे जो आता है वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे सवाल बहुत बार पूछा गया है, आने के चांसेस फिर भी बहुत ज्यादा होते हैं। चुंबकीय गुण की बात करें, कोई भी चुंबकीय गुण की बात करें, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, जैसे कि आप आयरन की बात करो, उसको चुंबक के पास ले जाते हैं तो बहुत तेजी से चिपकता है। तो चुंबक के पास ले जाते हैं तो चुंबक के पास जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में डी ब्लॉक के तत्वों का क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवहार करते हैं, ये चीजें पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें जो चुंबकीय गुण कोई भी तत्व की 2 गति के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों की 2 गति के कारण, एक तो कक्षीय गति, इलेक्ट्रॉनों की दोनों गति, एक तो कक्षीय गति अगर बात, दूसरी अगर बात करें स्पिन चक्रण गति। इलेक्ट्रॉनों की 2 गति के कारण ही चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। 2 गति के कारण, एक तो कक्षीय गति और दूसरी होती चक्रण गति। भाई कोई भी अगर बात है, कोई भी तत्व का जो अगर बात की जाए कौन सी चुंबकीय गुण कब दर्शाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन की 2 गति होती है, एक तो कक्षीय दूसरी होती है चक्रण। इसको एक अच्छे एग्जांपल से पढ़ते हैं। जैसे बात की जाए, मैं लेता हूं सबसे पहले जो आपका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन जो भाइटम कोश में घूम रहा है। आप नाभिक को तो एक एग्जांपल लीजिए, ये मान लीजिए आप सूर्य मान लीजिए, और जो इलेक्ट्रॉन है इसको मान लीजिए पृथ्वी। क्लियर, ध्यान से देखना बहुत, अगर दोनों गति को अगर समझना है तो इसी एग्जांपल से अच्छे से समझा जा सकता है। अब देखना कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये तो इसकी कौन सी गति होगी, कक्षीय गति। मतलब अगर बात है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर जो कक्षीय जो अगर बात है गमन कर रहा है, जो घूर्णन हो रहा है, तो उसके लिए जो उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो होगा, एक चुंबकीय गुण जो उत्पन्न होता है उसको कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण बोले। इससे जो आघूर्ण उत्पन्न होगा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, एक आघूर्ण उसके इलेक्ट्रॉन के घूमने से घूर्णन उत्पन्न हो जाता है। जब घूम रहा होता था एक अलग सा एक वाइब्रेशन मोड टाइप में हो जाता है, घूर्णन उत्पन्न हो जाता है, जिससे मैग्नेटिक या चुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाने की प्रवृत्ति उसमें उत्पन्न होती है, और जो गति के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कर रहे थे। कक्ष के चारों घूम रहा है, नाभिक के चारों कक्षीय गति बोली जाती है। दूसरी गति पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों घूम रही है, दूसरी अपने अक्ष पर भी घूम रहती है। आपको पता दिनों रात होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों अपने अक्ष पर भी घूमती है। स्वयं के अक्ष पर घूमने से भी घूर्णन उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं, या तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, या चक्रीय या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की बात है।
इसको जो इंडिकेट करते हैं स्पिन अगर चक्रण एस से, और इसको जो इंडिकेट करते हैं म्यू है, ऑर्बिटल से एल को यहां से लिया गया है। तो ये वाली स्पिन से इस एग्जांपल से समझते हैं भाई कक्षीय गति क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा होता है तो उसकी कक्षीय गति। दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने खुद के अक्ष पर भी घूमता है, जैसे सेम एग्जांपल पृथ्वी की तरह, तो उसको क्या कहते हैं, चक्रण गति। और किसी भी कंपाउंड या कोई भी अगर बात करें एलिमेंट की, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, जो कुल चुंबकीय आघूर्ण बात करें, कुल चुंबकीय जो आघूर्ण होगा, बात करें म्यू, जो इज इक्वल टू बराबर होगा एक तो किसके, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण मतलब म्यू एल के, प्लस में दूसरा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस के बराबर होता है। मतलब ये चुंबकीय आघूर्ण व्यक्त करता है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा, हमें उसकी क्या पता चल जाए, चुंबकीय आघूर्ण की उसके अगर आघूर्ण पता चल जाए, दूसरा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उसका पता चल जाए। लेकिन अगर बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए जो हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं रिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निकालते हैं कि डी ब्लॉक में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो फॉर्मूला हो जाता है n+2। ये और n जो यहां पे है वो है n इज इक्वल टू है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसकी बात है अगर इकाई की बात करें, जैसे कि समय की इकाई क्या होती है, सेकंड होती है, मिनट होती है, घंटा होती है, ये सारी की सारी किसकी, समय की इकाई। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई होती है वो होती है बोहर मैग्नेटोन। बोहर मैग्नेटोन के बारे में आपने यूनिट भी पढ़ी होगी, जो बोहर मैग्नेटोन, 1 बोहर मैग्नेटोन इज इक्वल टू बराबर होता है EH कट अपॉन 4πmc। ये यूनिट भी आपने पढ़ी होगी। E यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, H कट आपने प्लांक स्थिरांक पढ़ा होगा, M जहां यहाँ पे वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और C जो है उसका वेग है, वेलोसिटी की जो बात कर रहा है। तो ये 1 बोहर मैग्नेटोन यूनिट की बात कर रहा होता है। ये तो आपसे नहीं पूछता, लेकिन पूछ लिया, वैसे पूछ भी ले जाते हैं एक बोहर मैग्नेटोन की अगर उसके प्लांक स्थिरांक के रेट में अगर उसकी क्या संबंध है तो ये पूछ लिया जाता है। लेकिन बस मेन चीज आपको इकाई याद रखनी होती है कि चुंबकीय आघूर्ण की जो पीछे अगर आप इकाई नहीं लिखते हो तो एक नंबर कटने का ऑप्शन बन जाता है, नंबर काट लेता है, क्योंकि इसके पीछे इकाई लिखा जाता है। आपने लिख दिया कोई भी चीज 1 लिख दी तो 1 का मतलब कुछ नहीं है। आपने लिख दिया ये सेकंड तो भाई ये समय हो गया, आपने लिख दिया सेंटीग्रेड तो ये ताप हो गया, आपने बोहर मैग्नेटोन लिख दिया तो ये क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण। तो इकाई को सबसे पहले लिखा जाता है। क्लियर है? तो ये चीजें भी याद रखनी। अब किसी का चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जा सकता है, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, आपने ले लिया टाइटेनियम +3। अब टाइटेनियम +3 का हमें चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। निकालेंगे कैसे, सबसे पहले तो इसमें पता हो कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाए तो कैसे पता चलेगी भाई, हमें पता है टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है नॉर्मली ये होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल उसने कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब दो तो एस के, सबसे पहले एस के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट है, तो सबसे पहले सबसे लास्ट आपको पता है 4 सेल है, 3rd सेल है, सबसे पहले वो वाले सेल के इलेक्ट्रॉन निकालता है जो बाह्य वातावरण में संपर्क में आती है किसी दूसरे ऑर्बिटल के। जो पहले संपर्क में आई एस, तो सबसे पहले उसी के निकालेगा, एस के इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, डी का। दो तो एस के निकल चुके हैं, अधिकतम 3 दे रखे हैं, तो एक किसका चला गया, डी का चला गया। क्लियर है? अब एक इलेक्ट्रॉन कहां भी, अब डी में बात करें टाइटेनियम प्लस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची रहेगी, 1। अब 1 की बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू कितनी होगी, 1। यहाँ पे भी n की वैल्यू कितनी, 1। कितना हो जाएगा भाई अगर 2 + 1 3 और 3 से अगर बात करेगा ये आंसर है। और इसका हमें पता है कि 1.714 होता है, आपको ज्यादा नहीं 1.7 तक ही लिख लेना। अगर √3 को ओपन करते हैं तो 1.714 की वैल्यू आती है, आपको पता है √3 का मान पता है। तो ये उसका क्या हो गया, टाइटेनियम +3 का क्या हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया। इसकी यूनिट जो होगी कितनी होगी, बोहर मैग्नेटोन, इसको μ = 1.7। तो आपको एक ट्रिकी वे में भी आपको कभी भी, जैसे आपको किसी भी एलिमेंट का अगर उसने चुंबकीय आघूर्ण पूछ रखा है और आपको पता चल जाए सिर्फ उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप तुरंत उसका बता सकते हो। अगर किसी में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, किसी भी आयन आपको दे रखा है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा 1.7, जैसा कि अभी निकाला। भाई आप उसे सोल्व कर लो या उसे डायरेक्ट आपको ट्रिक से याद कर लो। अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो वो भी हो जाएगा आपका 2.7 लगा, 3 है तो 3.8 हो जाएगा, 4 है तो 4.8 और 5 है तो 5.9। 5 से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, क्योंकि डी में अधिकतम 5 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 1.7 होगा उसका चुंबकीय आघूर्ण। आपको ऐसे ट्रिकली बस अगर आपको पता चल जाए 3 अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण 3.8 होगा। या तो रूट की वैल्यू को खोलना सीख लो या कुछ नहीं, बस 1.7 दो तो 1.7 दो 8 और एक 9 में वैल्यू, ये भी 9 के लगभग ही बराबर होती है। कुछ नहीं होता अगर 0.8 और 9 में दोनों चीजें लगभग इक्वल होती है। क्लियर है? इतनी वैल्यू में आपसे कुछ नहीं दे रहा होता है। क्लियर है ये चीजें?
तो ये चुंबकीय आघूर्ण है किसी का निकालना। अब चुंबकीय आघूर्ण से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों पड़ते हैं? तो चुंबकीय आघूर्ण किसी का जीरो आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जीरो जैसे किसका होगा, अगर मैं बात, अभी हम फॉर्मूला लिख रहे थे n+2, ये बोर मैग्नेटोन इसकी यूनिट जो होती है, बात है जैसे कि मैं ले रहा हूं स्केडियम+3। भाई स्केडियम+3 का चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। क्या होता है भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इसका होता है 3d1 4s2। सीधे सीधे हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। सबसे पहले किसके निकालता है? s के, तो s के भी जीरो हो गए, d के भी जीरो। एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ही नहीं, n की वैल्यू कितनी? जीरो। n की वैल्यू कितनी? जीरो। जीरो से जोड़ेंगे दो को, कोई भी चीज अगर बात है मल्टीप्लाई जब जीरो से होनी, सब कुछ जीरो हो जाता है, मतलब उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया? जीरो। जिसके पास एक भी एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती, उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? जीरो। अब किसी का चुंबकीय आघूर्ण जीरो है या नहीं है, उस चीज से क्या फर्क पड़ता है, वो चीजें देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे तीन टाइप की प्रॉपर्टी है। एक तो आपका होता है, आपका बात कीजिए प्रति चुंबकत्व, एक होता है अनुचुंबकत्व, ये गुण है किसी, और एक होता है फेरोचुंबकत्व या लोह चुंबकत्व की बात कर सकते हैं। तीन गुण बातें करें किसी के, अगर मेनली जो है, और भी आपके जो सॉलिड स्टेट में और भी पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर बात करें इस चैप्टर में, तीन टाइप की प्रॉपर्टी है। भाई कोई भी हमने तत्व रखा है, कोई भी सब्सटेंस ऐसा पदार्थ रख लिया हमने, चुंबकीय क्षेत्र में रखा। आपने पता चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। आपने टीनी मैग्नेट देखा होगा, नॉर्थ और साउथ। फिजिक्स में अगर लैब में आपने देखा होगा कभी, टीनी मैग्नेट जो छोटी छोटी मैग्नेट रखी होती है, जिसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं। जब मतलब इनकी वजह से हमें पता कौन सा फील्ड जनरेट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भाई जैसे चुंबक उसको पास लाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब लोहा उसके पास चिपक रहा है, तो कुछ चीजें उसके साथ आ रही है। भाई आपने लोहे को जो रखते हैं, लोहे को पास रखते हैं, तो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, मतलब इसकी चुंबक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, तभी तो उसके पास जा रहा है। तो अगर बात है किसी ऐसा पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उससे प्रतिकर्षित होगा, दूसरा केस क्या हो सकता है, उससे क्या हो सकता है, आकर्षित होगा, तो चुंबकीय अगर बात है विकिरण उसके अंदर से जाएगी। तीसरा बहुत तेजी से, एक तो नॉर्मल तरीके से आकर्षित, एक बिल्कुल बहुत तेजी से मैग्नेटिक, जैसे कि आपका लोहा होता है। अगर कोई भी कंपाउंड, ध्यान से सुनना, ये प्रॉपर्टी सारी चीज प्रॉपर्टी को चुंबकीय आघूर्ण की सारी जोड़ देंगे। किसी भी कंपाउंड का अगर चुंबकीय आघूर्ण जीरो आ रहा है, ध्यान देना, चुंबकीय आघूर्ण जीरो, और कब आता है? जिसमें एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एल्यूमिक इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एल्यूमिक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो। ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जीरो हो, उसका चुंबकीय आघूर्ण जीरो होता है। ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसा जो पदार्थ क्या बोला जाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। क्लियर है? ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा जो पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रतिकर्षित होता है। क्लियर है? दूसरा, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसका, अगर ऐसे पदार्थ का अगर ताप बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, अब मेन चीज है, अनुचुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कंपाउंड जिनका म्यू का मान जीरो नहीं होता, मतलब 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 3 आ सकता है, 4 या 5, ऐसी कोई अगर वैल्यू अगर आ रही है, तो एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जीरो नहीं होगी, उसमें एल्यूमिक इलेक्ट्रॉन होंगे, उपस्थित होंगे, उपस्थित होंगे। क्लियर है ये चीज? तो ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई ब्लॉक जिसमें डी ब्लॉक में एल्यूमिक इलेक्ट्रॉन हो, उसका चुंबकीय आघूर्ण जीरो नहीं होगा। ऐसा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होगा, और वो जो पदार्थ कहलाएगा वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व कहते हैं। क्लियर है? तीसरा आपका लोह चुंबकत्व है, एग्जाम्पल उसी का है, लेकिन ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में बहुत तीव्रता से, मतलब बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। इनमें भी एल्यूमिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं, और इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान भी शून्य नहीं होता। ये दोनों लगभग बराबर ही है, लेकिन ये नॉर्मल तरीके से आकर्षित, लेकिन ये बहुत तीव्र। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोहा लेते हो, आप कॉपर ले रहे हो, आप कोबाल्ट, सॉरी निकल आदि जो होता है, कॉपर की बात करें, ये सारी चुंबकीय क्षेत्र में बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। इनका अगर बात है लोह चुंबकत्व पदार्थ, क्योंकि इनके भी बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसलिए लोह चुंबकत्व के गुण दर्शाते हैं। अनुचुंबकत्व या लोह चुंबकत्व को अंतर नहीं है, लेकिन बस ये ऐसे कुछ एक पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत तीव्रता से आकर्षित होते हैं, इसलिए इनको अलग श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है? चुंबकीय गुण के बाद अगर आपकी जो प्रॉपर्टी आती है भाई, वो आते हैं अंतराकाशी यौगिक आती है। अगली प्रॉपर्टी है 3D सीरीज की, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी 8th नंबर पे आ रही थी, अंतराकाशी योग।
अब जो डी ब्लॉक के एटम है, परमाणु है, वो छोटे छोटे एक श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं, एक गोले के रूप में अगर बात की जाए, गोले के रूप में ऐसे जुड़ जाते हैं डी ब्लॉक के, क्योंकि एक व्यवस्थित परमाणु ही कुछ होते हैं, तो भाई ये ऐसे जुड़ रहे होते हैं डी ब्लॉक के। ये जो अणु है भाई आपके संक्रमण तत्व परमाणु है, अणु या परमाणु कह सकते हैं, संक्रमण तत्व परमाणु, इनके बीच में क्या होता है, ये गैप बचा रहेगा, दिख रहा है गैप, इनके गैप में कुछ, ये तो आपके धात्विक है, धात्विक संक्रमण, क्योंकि डी ब्लॉक संक्रमण तत्व आ गया या धातु संक्रमण सारे, इनके बीच में कुछ अधातु के परमाणु क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, इनके जो बीच में इस गैप में अधातु परमाणु आ जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये अधातु परमाणु, इनकी साइज छोटी होती है, ये इनमें आके सेट हो जाते हैं। भाई जो संक्रमण तत्वों के जो यौगिक होते हैं, उनके जो अंतराकाशी स्थान जो होता है कि जो चार गोलों के बीच में जो रिक्ति दिख रही है आपको, खाली स्थान, इसी को अंतराकाशी स्थान बोलते हैं। इन स्थानों में आपके जो अधातु परमाणु छोटे आकार के होते हैं, उनमें क्या हो जाते हैं, सेट फिट हो जाते हैं। और ऐसे यौगिक को, जिसमें संक्रमण तत्व धातु के अंदर कुछ अधातु परमाणु उनकी रिक्ति में उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं, अंतराकाशी यौगिक बोलते हैं। क्लियर है। अगली आपकी लास्ट प्रॉपर्टी जो बची है वो है मिश्र धातुओं का निर्माण। 9वीं प्रॉपर्टी 3D शरीर की जो अगर बात है, 9वीं प्रॉपर्टी मिश्र धातुओं का निर्माण। आपको पता है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं मिश्र धातु भी बनाते हैं। 3D सीरीज की बात हो रही है, जैसे कि बात करें आपका तांबा होता, सॉरी तांबा की बात, अगर जस्ता की बात करी जाए, तांबा जस्ता, अगर कासा एक धातु होती है। जब पीतल की बात करें, पीतल किस चीज से बना होता है भाई, बात की जाए आपका Cu+ में अगर बात है, कॉपर और जिंक का जो मिश्रण होता है, इसी क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। पीतल देखा है, दो धातुओं का मिश्रण होता है, दोनों की सीरीज की 3D सीरीज की है। अब दोनों आपस में भाई मिश्र धातुएं क्यों बनाती है, क्योंकि इनकी जो परमाणु आकार में लगभग समानता ही पाई जाती है। मतलब एक सीरीज में ऐसे अगर जुड़ रहे हैं भाई, कॉपर अकेला, कॉपर में हम जिंक को मिलाते हैं तो जिंक का भी उसी के साथ आ जाता है कॉपर। परमाणु आकार में लगभग समानता होने के कारण ये क्या बनाते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं। बस इतना सा कारण है। जैसे और भी पूछ सकता है आपसे, जैसे बात की जाए कांसा जो होता है, कांसा में क्या होता है, एक तो कॉपर होती है, साथ में टिन होता है, ऐसा। कांसा के आपने बर्तन देखे होंगे, कांसा के पात्र आते हैं, कटोरा टाइप की कई चीजें बनती, कांसा में धातु के रूप में आती है, जो कि कैसी है, मिश्र धातु। तो ये पढ़ा आज हमने भाई 3D श्रेणी के सारे सामान्य गुणधर्म। देखिए भाई एक गुण और बच गया, इसका एक गुण और रह गया, सॉरी एक गुण जो आपका 10 नंबर पे वो कलर रहेगा, रंग। अगर बात करें रंग की, जो बात करें 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं, आपने पढ़ाते हैं जो संकुल बनाते हैं, रंगीन बनाते हैं, इनके जो आयन होते हैं वो भी रंगीन होते हैं। रंगीन होने का कारण क्या है, उसका जो एक कारण होता है DT संक्रमण। देखिए इसके बारे में वैसे तो हम एक चैप्टर अगला पढ़ेंगे, उपसय संयोजक यौगिक, उसमें एक थ्योरी चलेगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम वहां पे क्रिस्टल क्षेत्र अगर बात है, सिद्धांत अगर बात है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक ही बात है, इसको पढ़ेंगे। वहां पे DT संक्रमण अच्छे से समझ में आएगा, बहुत डिटेल से वहां पे बताया गया है। देखिए पहले अगर वैसे थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पे भी जान लेते हैं। डी में अगर बात करें, आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। एक आपका पता है डी, अगर बात की जाए DXY होता है, एक DXZ होता है, एक DYZ होता है। अगर बात है सॉरी, ये DYZ और DXZ होता है, और एक होता है DX²Y², और एक होता है आपको पता है DZ²। क्लियर। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमें पता है इनकी जो लोब होती है, जो आपके लोब्स आपस में रहेगी थी, अक्ष के मध्य में लाई करती है, और इनकी जो लोब्स होती है वो अक्षों पे लाई करती है। तो ये 2 श्रेणी में बढ़ जाते हैं। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये T2G श्रेणी में बांट दिए जाते हैं, और ये जो दोनों ऑर्बिटल है ये EG श्रेणी में बांट दिया जाता है। यहाँ पे जो G का मतलब होता है, जिरेड होता है, जो सिमेट्री से लिया गया है। ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे आके जाकर समझ में आएगा। जो EG और T2G में बात करते हैं। अब ये जो दोनों शिफ्टिंग, जो अगर बात है, जब ये किसी अगर बात है किसी दूसरे कंपाउंड जो बना रहे होते हैं, तो इनके जो ये विभाजन हो जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र 2 भागों में टूट जाते हैं। तो डी ब्लॉक है 2 भागों में टूट जाते हैं। सबसे ऊपर जो चले जाते हैं EG, और नीचे जो रह जाते हैं वो T2G रह जाते हैं। इनकी एनर्जी का जो लेवल है भाई, आपके T2G में तीनों और EG में दोनों अलग अलग क्षेत्र में आ जाते हैं। अगर इनके पास अगर एक भी अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन अगर होता है, तो उसमें संक्रमण, ये जब इसको प्रकाश क्षेत्र में जब भी आएगा, लाइट मिलेगी, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर यहां पहुंच जाएगा। और जब शिफ्टिंग होती है भाई डी के, भाई ये डी अक्ष है और डी के इलेक्ट्रॉन डी में ही जा रहे हैं, इस संक्रमण को बोलते हैं डी संक्रमण, डी संक्रमण कहते हैं। जो T2G से इलेक्ट्रॉन स्थापित अगर बात है, शिफ्ट कहां हो जाते हैं EG में।
और ये जो संक्रमण होता है यहाँ से यहाँ जो शिफ्ट होते हैं, तो प्रकाश का एक बात है, प्रकाश शो करता है, एक लाइट शो करता है, अलग अलग कलर की शो करता है, जो कलर पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है, उसकी कौन सी इंटेंसिटी उसने यूज की, कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसके पढ़ेंगे, उसमें डी ब्लॉक में दे रखा है कौन से कलर शो करेगा, वो भी आ जाएगा। तो ये कलर शो करता है, कलर शो का बस मेन कारण है, कोई भी कंपाउंड शो कलर कब शो करता है कि उसमें जो कौन सी ट्रांजिशन होती है, डीडी ट्रांजिशन, और वो होती कब है, जब डीडी अगर बात है किसी होना क्या चाहिए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर किसी आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक में, तो वो कौन सी संक्रमण करेगा, डीडी संक्रमण, और उसके कारण क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। जैसे कि अब कंपाउंड आपको दे दिया जाए, जैसे मैं एग्जांपल ही दे देता हूं कि भाई वो कलरफुल होगा या नहीं होगा। जैसे आपको मैंने दे दिया, एक तो दे दिया स्केडियम +3 और एक टाइटेनियम +3, इन दोनों में से पूछ ले, दोनों में से रंगीन कौन सा है, कलर कौन सा शो करता है, तो हमें सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। भाई ये तो होता 3d1 4s2, ये कितने पाता है 3d2 4s2। स्केडियम में 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे, मतलब सबसे पहले तो एस के देता है, फिर किसके दे रहा है भाई, इसलिए अगर टाइटेनियम में 3 दे रखे हैं, सबसे पहले एस के दिए और इसके कितना दे दी। क्या स्केडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, तो ये कैसा होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये होगा रंगहीन, मतलब कलरलेस, कोई कलर शो नहीं करेगा। लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, रंगीन होगा, मतलब ये कलर शो करेगा, ये कलर शो नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टी किसी भी आयन की आपसे पूछ ली जा सकती है। तो ऐसे कि मतलब कौन से आयन कलर शो करते हैं, किसके कारण शो करते हैं, अगर किसी भी अंकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कलरफुल होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है तो कैसा होगा, रंगहीन होगा। क्लियर है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आज हम 3D श्रेणी की पढ़ चुके हैं, मतलब डी ब्लॉक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला जो लेक्चर आपका बनेगा वो एफ ब्लॉक से आने वाला है, क्योंकि चैप्टर का नाम डी एंड एफ ब्लॉक है। तो अगले जो लेक्चर होगा उसमें एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है।